वर्ब के बाद है एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब, वर्ब में इजाफा करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला। और अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, ये वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब का एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफ का, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, आर एडवर्ब आर एन एडजेक्टिव, सॉरी, ये जो एडवर्ब है, मैं थोड़ा गलत बोल गया। एडवर्ब वर्ब का को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है, और शाज़ नादर ये एडजेक्टिव को भी कर सकता है। वर्ब का तो एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब का भी एडवर्ब हो सकता है, ये याद रखना है आपने। क्लियर होगी बात? किस तरह, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग टू कीप हिज बॉडी इन शेप। चले, अब मुझे बताएं इसमें से कितने वर्ब हैं, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है जी, स्विम इसके अंदर वर्ब है, और उसके बाद है इन द पूल। इन द पूल बता रहा है कि वो अली तैर रहा है कहाँ, पूल में। तो चूंकि पूल स्विम को मॉडिफाई कर रहा है, उसके अंदर इजाफा कर रहा है, तो इसका मतलब इन द पूल एक एडवर्ब है, याद रखें। अच्छा, एक्सीलेंटली, एक्सीलेंटली कौन है, अली एक्सीलेंटली है या स्विम्स एक्सीलेंटली है? तैर रहा है एक्सीलेंटली, याद रखें, स्विम एक्सीलेंटली, डायरेक्ट जोड़ें इसको। स्विम एक्सीलेंटली यानी कि अली जो है, अली एक्सीलेंटली नहीं है, स्विम एक्सीलेंटली है। तो इसका मतलब जो एक्सीलेंटली है, ये भी स्विम को, स्विम में इजाफा कर रहा है, स्विम में को मॉडिफाई कर रहा है, वो स्विम को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे तैर रहा है, एक्सीलेंटली बड़ा जबरदस्त तैर रहा है। एट 9 o'clock, ये भी बता रहा है कि स्विम कितने बजे करता है, 9 बजे। ठीक है, वो बता रहा है कि स्विम कितने बजे करता है, अली 9 बजे नहीं है, स्विम 9 बजे है। अली एट 9 o'clock नहीं है, स्विम एट 9 o'clock है। तो इसका मतलब ये भी एक एडवर्ब है। अच्छा, फिर ये बता रहा है कि एवरी मॉर्निंग, अली एवरी मॉर्निंग है कि स्विम एवरी मॉर्निंग है? ठीक है जी, तो वो स्विम है एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब ये भी स्विम को मॉडिफाई कर रहा है, स्विम की एक्सप्लेन कर रहा है स्विम को। अच्छा, टू कीप इन इज बॉडी इन शेप, अपनी बॉडी को शेप में रखने के लिए। तो ये जो बता रहे हैं लफ्ज टू कीप हिज बॉडी इन शेप, तो ये भी स्विम को की इजाफत है। क्यों कर रहा है वो स्विम? ठीक है, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, इसी तरह ये भी फ्रीक्वेंसी है, और ये वाई, क्यों कर रहा है, वाई। इसको अब हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सब के सब एडवर्ब हैं। कैसे एडवर्ब हैं, इनका नाम क्या है, और इनकी एग्जांपल्स और देकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो बताता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो कहाँ हो रहा है। अली स्विम्स इन द पूल, ये इन द पूल, ये बता रहा है कि वेयर, कहाँ पर तैरा है, तो कहाँ पे तैरा है। आई स्टडी, कहाँ पे, हेयर, मैं यहाँ पर स्टडी करूंगा। आई स्टडी वेल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे जहन में और कोई नहीं आया, मैंने वेल लगा दिया। आई स्टडी वेल, मैं अच्छी स्टडी करूंगा। पीपीएससी के पास पेपर में पूछा गया था कि वेल क्या है, एडवर्ब है। और ठीक है, कौन सा एडवर्ब है उसको छोड़ो, एडवर्ब है ये। तो इसी तरह ये हेयर है, आई स्टडी हेयर, में यहाँ स्टडी करूंगा। कहाँ पर, स्टडी एज अ वर्ब यूज हो रहा है, यहाँ पर स्टडी एज अ वर्ब यूज हो रहा है, इस वर्ब को इजाफा कौन कर रहा है, हेयर। और वो बता रहा है कि कहाँ पर स्टडी करेगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही विल गो आउटसाइड, वो बाहर जाएगी, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद कोई भी यहाँ पर आ सकता है, किसी आप इसको यूज करें दो तीन को, तो एटलीस्ट यूज करें सेंटेंस में, तो आपको पता लग जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो जवाब दे हाउ का, कोई भी काम कैसे हो रहा है, हाउ। अली स्विम्स, अली कैसा तैरा, अली स्विम्स एक्सीलेंटली, अली बहुत अच्छा तैरा। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि कोई काम हुआ है तो कैसा हुआ है, जिस तरह मैंने वेल कहा था। ठीक है, आई वर्क, यहाँ पे बात रुक गई, आगे बताया हार्ड, मैंने काम तो किया, कैसा किया, हार्ड किया। ये जो हार्ड है, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस वर्क को। तो आप बैडली कह सकते हैं, इसमें ना वेल ऐड करें, पास पेपर में वेल आया था तो शायद दोबारा भी आ सकता है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप
लिख सकते हैं, कहीं भी आपके जहन में आ जाएगा। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब भी ऐड कर लेना। व्हेन, ये जवाब देता है व्हेन का, कि कोई भी काम हुआ है तो कब हुआ है। अली स्विम्स एट 9 o'clock, ये टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहते हैं। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, तो ये फॉर 2 hours, ये जो हम लिखते हैं सेंटेंस में, ये असल में एडवर्ब है। तो और ये एडवर्ब कब आया है, रेनिंग के फौरन बाद। रेनिंग क्या है, वर्ब। जब फॉर 2 hours वगैरह, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, इल एक वर्ब है, उसके बाद टू डे आ गया तो आज मैं बीमार हूँ, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। आप सेंटेंस बनाएं, आप यहां से ना देखें कि टू डे किस चीज को जाहिर कर रहा है। अगर ये जवाब दे रहा है ना कि व्हेन, कब, आई एम इल, कब बीमार हुए जी, मैं आज बीमार हुआ। आपने कब क्रिकेट खेली, मैंने 9 बजे क्रिकेट खेली। तो जब वो जवाब दे ना वैन का जब जवाब दे रहा हो कोई भी एडवर्ब, एडवर्ब की लोकेशन तो आपको समझ आ गई है। इन सेंटेंसेस को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, लोकेशन समझ आ गई है। तो व्हेन, व्हाई, हाउ, ये आप ऐड करोगे तो खुद ब खुद उस जवाब देगा वो। आगे एग्जांपल्स भी हैं, इनको आप यूज करें। ठीक है, इस तरह इमीडिएटली को यूज करें। शी केम इमीडिएटली फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फ्रॉम द पार्क, वो पार्क से फौरन घर आ गई। शी इमीडिएटली केम टू होम फ्रॉम पार्क। इस तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इसे यूज करें, कुछ भी उल्टे सीधे सेंटेंस बनाएं। फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन कोई काम हुआ तो कितनी मर्तबा हुआ, कितनी मर्तबा हुआ, ऑफन या मैनी। अली स्विम्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो तैरता है। ठीक है, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। तो वो डेली किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। आई शैल नॉट गो देयर अगेन। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो एडवर्ब है वो है वर्ब के फौरन बाद आएगा। देखो ये वर्ब है गो, और यहाँ पर देयर को काट के इधर आ गया एडवर्ब। आपने ये देखना है कि ये अगेन जो है ये क्या चीज है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये कोई लिमिटेड टाइम तो नहीं है ना। वंस, ट्वाइस, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकेंडली वगैरह, ये सारे के सारे फ्रीक्वेंसी हैं। फिर पर्पस बता देना है, बहुत आसान है। एली स्विम्स, क्यों स्विम करता है, ताकि अपने जिस्म को वो शेप में रख सके। आई लेफ्ट द सिटी, क्यों, फॉर गुड। देखें, गौर करें, फॉर गुड, यहाँ पे वर्ब यहाँ पर है, और उसका जो एडवर्ब है वो लास्ट में है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के बाद, आई लेफ्ट द सिटी फॉर गुड। तो फॉर गुड क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। फॉर गुड सिटी तो नहीं है ना, मैंने सिटी छोड़ा क्यों, अच्छे के लिए, अच्छी चीज को पाने के लिए मैंने सिटी छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होगा फॉर गुड आप एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो ऐसे पहले ही आता है नाउन से। तो आपने देखना कि गुड, फॉर गुड आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई फॉर गुड, द सिटी फॉर गुड, या लेफ्ट फॉर गुड, मिलाएं, किसके साथ सही सूट करेगा। ठीक है, वर्ब के साथ करेगा, वर्ब के साथ करेगा तो ये एडवर्ब है। हैंस, हाउएवर, इस तरह के ये पर्पस हैं। ठीक है जी। क्वांटिटी, हाउ मच, आई एम सो ग्लैड टुडे। क्वांटिटी है, काउंट नहीं कर सकता कितना ज्यादा। ठीक है ना, हाउ ऑफन कर लिया, हाउ मच, वेरी मच, आई लाइक यू वेरी मच, बहुत पसंद है नहीं, तो कोई काउंट नहीं है इसका, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये ट्रिक है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम और पर्पस। आगे क्वांटिटी है ये, इसको आप क्यू से ऐड कर ले। ठीक है, ये ट्रिक भी, मैपला फ्री टीपू, मैपला फ्री टीपू के ऊपर जो भी इस तरह कर लेना। इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं एडवर्ब, कैसे, अब यहां पर भी प्लेस, टाइम, नंबर, मैनर, अगर यही एडवर्ब जो किसी भी तरह से अगर वो पहले आ जाते हैं और वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, बस एक को देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर आर, वेयर यू, या वेयर गोइंग, कहाँ, यू वेयर, तुम कहाँ, गोइंग वेयर, मिलाएं किसके साथ मिलता है, वर्ब के साथ ही मिलता है ना। कहाँ जा रहे हैं जी, कहाँ बंदा, बंदे के साथ सब्जेक्ट के साथ कहाँ लगाएंगे, या वर्ब के साथ कहाँ लगाएंगे, जा रहा है, ये बेसिकली किसका जवाब दे रहा है, प्लेस का। वेयर, वेयर वैसे ही जवाब दे रहा है वो, वेयर कहाँ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है।
ठीक है जी। इसी तरह व्हेन, ऑफन, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। और क्यों? क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनके अंदर एडिशन कर रहे हैं, उनकी वजाहत कर रहे हैं, इसलिए इसको एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन थोड़ा सा कल भी पढ़ा था, और क्लॉजेज में जब हमने देखा था, तो कंजंक्शन क्या होती है बेसिकली? ये क्लॉजेज, ये टॉपिक है क्लॉजेज का, कंजंक्शन। कंजंक्शन होती है दो क्लॉजेज को आपस में जोड़ने वाली कंजंक्शन होती है। क्लॉज क्या होता है? ही वॉज कैरिंग अ बास्केट, ये क्लॉज है। क्लॉज क्या है? इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट याद रखना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपने इसको अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि ये पास पेपर में एक मरतबा क्वेश्चन आया है कि प्रीडिकेट क्या चीज़ है। ठीक है? सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो प्रीडिकेट है। मैंने इसको हाईलाइट तो कर दिया है, लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पर। ही वॉज कैरिंग अ बास्केट, वो बास्केट लेके जा रहा है, एक क्लॉज है। इन द मार्केट क्या है? ये फ्रेज है। कल पढ़े थे ना फ्रेज और क्लॉज, तो दोनों चीजें पढ़ी थी। दो तरह की हैं जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट को और क्या कहते हैं, डिपेंडेंट को और क्या कहते हैं, ये आपके सामने है। अगेन, आई मेट अ बॉय हु वाज कैरिंग अ बास्केट। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इंडिविजुअली मीनिंग दे दे। आई मेट अ बॉय, इसको यहीं से ब्रेक कर दो। क्या ये अपना, इसकी कंप्लीट बात समझ आती है? मैं एक लड़के से मिला, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं, बस एक लड़के से मिला, ठीक है जी, कोई भी है लड़का। आगे को देखते हैं, हु वाज कैरिंग अ बास्केट। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है ना, हु वाज कैरिंग अ बास्केट। अगर ये क्वेश्चन हो, हु वाज कैरिंग अ बास्केट, कौन बास्केट लेकर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क तो आगे है भी नहीं। तो अगर ये आ जाए कि हु वाज कैरिंग अ बास्केट, यहां पर हु का मतलब क्या है? जो के बास्केट लेके जा रहा है। तो जो के बास्केट लेके जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? बात वाजे तो नहीं हो रही? तो इसकी बात को वजाहत करने के लिए कौन है? ये बॉय। और ये बॉय बताता है कि ये हु कौन है। चुनाचा जो सेकंड वाली है वो डिपेंड कर रही है फर्स्ट पर, इस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए फर्स्ट वाली को इंडिपेंडेंट कहते हैं, दूसरी वाली को डिपेंडेंट कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज विच कैन स्टैंड बाय स्टेप एज अ होल, एज अ होल। अहमद वॉज स्टडिंग मैगजीन, अहमद वाइफ वॉज अ लॉयर, कोई भी कह सकते हो आप। इंडिविजुअली ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। अहमद वॉज स्टडिंग मैगजीन, पीछे मैंने क्या बताया, बट अहमद वाइफ वॉज अ लॉयर। चलो, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। आप बट को काट दो या फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ पे भी बट को काट दो। आप देखें, अहमद वाइफ वॉज अ लॉयर, बात कंप्लीट है, अहमद की बीवी लॉयर है। अहमद वॉज स्टडिंग अ मैगजीन, बात पूरी है कि अहमद मैगजीन स्टडी कर रहा है उसको। दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आपस में जुड़ सकती हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज के लिए तो जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ हो। ठीक है? आई सा बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, मैंने एक लड़के को देखा। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा? जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसका, सेकंड वाली क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, इसका क्या मतलब होगा? तो आई सा बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, जिसने जीन्स शर्ट पहनी हुई थी, तो ये डिपेंडेंट है। सब क्लॉसेस, सब क्लॉसेस के हैं कंजक्शन की कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं कंजंक्शन की तरफ। इनको हमने ये जोड़ा हुआ ना हु से, पीछे बट से। तो कंजंक्शन पे आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो क्लॉजेस को इक्वली जोड़ती हैं, टू टू स्टेटमेंट्स हों या क्लॉजेस हों, उनको इक्वली जोड़ती हैं। कैसे? माई डॉग इंजॉयज बीइंग बाथ्ड, मेरे कुत्ते को नहाना बड़ा पसंद है, बट हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड, लेकिन जब उसके नाखून काटे जाते हैं तो उसको बहुत नफरत होती है। दोनों इक्वल हैं। कैसे? माई डॉग इंजॉयज, प्रेजेंट डेफिनेट, हेट्स। सिर्फ फर्क क्या है? अगर यहां पर भी माई डॉग लगा दी जाए तो बट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माई डॉग इंजॉयज बीइंग बाथ्ड, माई डॉग हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। सिर्फ कॉमन ले लिया, वो जो मैथ में हम कॉमन लेते हैं ना, तो माई डॉग को कॉमन ले लिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब इक्वली डिवाइड करना हो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं। बट मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं? ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं, साथ ही हैं।
ठीक है, यहाँ से इनको अगर मेन देखेंगे तो इनको हम फैन बॉयज से याद करते हैं। ठीक है, फॉर एंड नॉर बट आर येट सो। इसके अलावा और भी हो सकती हैं जिनको हम इकट्ठी यूज करते हैं, आल्सो। ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, आल्सो नहीं, मतलब आल्सो का हमने कहा है कि इसके अलावा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो वगैरह वगैरह, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। आगे चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? ये दो ज्वाइन करती हैं डिपेंडेंट सेंटेंस को इंडिपेंडेंट से। पीछे क्या कहा था कि इक्वली वेटेज के सेंटेंस हो तो कनेक्ट करता है कौन? वो वाली कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी। कैसे? एग्जांपल, दे केम बैक, वो वापस आ गए, बिकॉज दे वर अफ्रेड। ठीक है, क्योंकि वो अफ्रेड थे। दो अलग अलग तरह के सेंटेंस हो गए ना। दे केम बैक बिकॉज दे वर अफ्रेड। अब यहां पर जो बिकॉज है वो याद रखें। बातों कहते हैं इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, ऊपर से जा रही होती है, क्यों? क्योंकि हमें कंजंक्शन सही नहीं आती, सही नहीं पता। कंजक्शंस का जो रूल है ना, रोल है सॉरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इतनी तरह की कंजक्शन है, आप जब भी कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, हम कुछ भी, हमें समझ नहीं आ रही थी, आप बिकॉज से ही समझ जाएं कि आगे बात क्या होने वाली है, पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं है। दे केम बैक, वो वापस आ गए बिकॉज। जैसे ही लफ्ज आएगा ना बिकॉज, आप समझ जाएंगे कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, कोई ऐसी चीज है, या तो वो कुछ भूल गए हैं, या वो कोई डर गए हैं, या कोई हादसा हो गया है। तो बिकॉज अपना मतलब बता देता है वो, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है ना कि पीछे पैराग्राफ में गया है। तो आगे पढ़, ये आगे लीड करती हैं कंजक्शंस। शी किल्ड अली, कब? जब वैन की बात आ जाए तो आप समझ लें कि ये कोई ना कोई बात ऐसे टाइम को बताने वाला है, जगह का बताने वाला है कि वो फलां जगह था, या घर घर में कोई भी नहीं था। शी किल्ड अली व्हेन देयर वर नो एनी अदर पर्सन इन द होम, व्हेन ही वाज इन लंदन। तो ये इस तरह कंजंक्शंस का रोल है। कभी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद कोमा ना लगाए, कभी भी नहीं, ये ब्लंडर है। ठीक है, व्हेन से ना पहले ना बाद में, बिकॉज से पहले ना बाद में। अच्छा, इसमें मैंने, चले वो जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, उसमें काफी सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगी, स्लाइड में मैंने ऐड नहीं की। ठीक है, उसमें काफी डिटेल है, वो आप पढ़ लेना। अनलेस का यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर का। यू कैन नॉट बी हैप्पी, कैन नॉट, अनलेस डू नॉट मैरी हर। ये तो कोई बात नहीं, इसकी तो, इसकी माफी है। यू कैन नॉट बी हैप्पी, आप कभी खुश नहीं रह सकते। क्यों? ये है इंडिपेंडेंट क्लास, आप कभी खुश नहीं रह सकते, यू कैन नॉट बी हैप्पी। अब आते हैं हम डिपेंडेंट पे, अनलेस यू डू नॉट मैरी हर। मुझे जो शिकवा है ना इस डू नॉट से है, जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेते। ठीक है, इसमें ये अनलेस एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। अनलेस नेगेटिव मीनिंग रखता है, डू नॉट भी नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो दोनों में अनलेस अनलेस कर दिया। ये इसी तरह है जिस तरह माह रमजान का महीना, जिस तरह आप पढ़ते हो वो उर्दू में, आबे हयात का पानी। ठीक है जी, आबे हयात का पानी, को हमालिया का पहाड़, इस तरह से। ठीक है, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू मैरी हर, जब तक वो मुझसे शादी नहीं कर लेते। तो ये अनलेस में इसका मीनिंग पोशीदा है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज। अगेन यहाँ ये एक और बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, कौन सी है मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया, सेंटेंस बनाया था ना ऐसा। जब इस तरह का सेंटेंस होगा, इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है, और इनको हमने जोड़ा हुआ है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। इस सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पहले नहीं आते थे इस तरह के क्वेश्चन, अब पेपर में मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन पीपीएससी के। वो बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस दे के पूछता है कि जनाब ये किस तरह के सेंटेंस की टाइप है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, रन ऑन है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं तो कंपाउंड, एक इंडिपेंडेंट दूसरी डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, बिकॉज से, हाउएवर से, फर्दर से, ठीक है जी, मोर ओवर से, तो वो कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल से समझ लें, अहमद डज नॉट, अहमद डज नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट अहमद वाइफ इज अ लॉयर। ठीक है जी, कंपाउंड सेंटेंस है, बट के साथ जोड़ दिया।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज वेयरिंग जीन शर्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है? ये भी अब पीछे कंपाउंड पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, रन ऑन। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इकट्ठी, लेकिन वहां पर जहां पंक्चुएशन लगनी थी नहीं लगाई, जहां पे कंजंक्शन लगनी थी नहीं लगाई। आप ऐसे बस लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बस जो जहन में आ रहा है, जो लफ्ज आपस में मिल रहा है लिखे जा रहे हो, कोई कंजक्शन नहीं लगा रहे, कुछ पंक्चुएशन नहीं लगा रहे, तो रन ऑन सेंटेंस है। कैसे? द लाइट इनसाइड इज ब्रोकन, द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स। बताओ यहाँ इस सेंटेंस में किस जगह पे गलती है? द लाइट इज ब्रोकन, द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स। ठीक है जी, गुड, शाबाश। बट लग सकता है, लाइट तो चली गई है, ठीक है, लाइट ब्रेक हो गई है, लेकिन वेंडिंग मशीन अभी तक चल रही है। ठीक है। रेड लुक्स टू एग्रेसिव फॉर द लिविंग रूम वॉल्स, लेट ट्राई ब्लू। ये पंक्चुएशन तो लगा दी है लेकिन गलत लगाई है, विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन, इस पर ध्यान रखना है। पंक्चुएशन तो लगा दी, गलत लगा दी। कंजंक्शन तो लगा दी लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट भी होनी चाहिए। रेड लुक्स टू एग्रेसिव, ठीक है जी, फॉर द लिविंग रूम वॉल्स, जहां पर हमने रहना होता है तो अगर रेड कलर की वॉल्स करें तो एग्रेसिव लगती हैं, कोमा लेट्स ट्राई ब्लू। तो ये यहाँ पर पंक्चुएशन की गलत पंक्चुएशन लगाई है। वो आप पंक्चुएशन का जब लेक्चर होगा तो आप डिटेल से समझ जाओगे। तो ये कोमे की जगह आपने सेमी कॉलन लगाना है। ओके, ये भी समझ आ गया। आर्टिकल ए दो तरह के होते हैं, नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में ए और एन होता है। ठीक है, कल भी इसका थोड़ा सा जिक्र हुआ था। तो यहाँ पर हमने सिर्फ समझना है ए किसके साथ और एन किसके साथ। अच्छा, ए हम बचपन से पढ़ते हैं ना, एन एप्पल, ए, ए ई आई ओ, यानी कि वावुल के साथ क्या लगाते हैं? एन, ए ई आई ओ यू। और बाकी सबके साथ कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं? ए। ऐसा ही है ना जी? नो सर, वाउल साउंड्स के साथ। ओके। हाँ, बचपन में हम यही पढ़ते थे, वावल के साथ लगाते हैं एन। लेकिन आपने याद रखना है कि वावल की साउंड भी अगर आ रही हो तो एन लगाएं। जिस तरह ए ई आई ओ यू में यू को देख के हमने एन लगा दिया, लेकिन यहां पर तो एच है, एच ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो ये ए की साउंड दे रहा है, चुनाचा इसके साथ भी एन लगाएंगे। एम, एम के साथ हम एन लगाते हैं। ये जो एम ए है, ही इज एन एम ए। तो एम बेसिकली साउंड दे रहा है यहाँ पर ए की, तो इसलिए एन लगाए यहाँ पर। इसी तरह एम बी बी एस, एन एफ ए। ठीक है, एफ उधर एम और एफ के साथ, दोनों के साथ एफ ए की साउंड दे रहा है, लेकिन सी कॉम, डी कॉम, बी ए वगैरह के साथ आपने नहीं लगाना है ये। क्लियर होगी बात? नॉन डिफाइनिंग आर्टिकल द कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? ठीक है, द कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, ये हमने देखना है कि कहाँ कहाँ यूज। जिस तरह पुअर, एक सेकेंड, दा जो है वो प्लूरल के साथ, जिसके साथ दा लग गया वो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? पुअर। अब सिंपल एक पुअर की बात करें, ही इज अ पुअर मैन। लेकिन जब आप यूज करेंगे ना द पुअर, इसका मतलब दुनिया जहान के जो गरीब गुरबा हैं आप सबकी बात कर रहे हैं। द रिच, दुनिया जहान के जो रिच हैं उनकी बात कर रहे हैं। द ब्लाइंड, द डीफ, जितने भी नाबीना हैं, बहरे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। द रिचेस शुड हेल्प द पुअर, गलत है। जब आपने कहना ना द रिचेस शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों को, अब वैसे इसका मतलब बनता है अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ध्यान से समझें बात को। उर्दू में हम कहते हैं अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। इंग्लिश में हम अमीरों नहीं कहेंगे, द रिच कहेंगे। गरीबों की जगह द पुअर कहेंगे, पुअर्स नहीं कहेंगे। अच्छा, जिससे पहले आगाही हो, द नॉवल, वो नॉवल जो मैंने पढ़ा था, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, इज वेरी इंटरेस्टिंग। द उसके साथ भी लगाते हैं जिसको हमने अभी जिक्र करने वाले हो, किया हो। ठीक है, और इसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। द नॉवल आई हैव जस्ट फिनिश्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर ऑल एंड बोथ, यहाँ पर इसको देखें, हम बाजू का यहाँ गलती कर देते हैं। किस तरह? हम लिखते हैं द ऑल बॉयज वर नॉटी, आप कहें ऑल द बॉयज वर नॉटी, तमाम लड़के शरारती थे। ऑल द बॉयज,
ऑल के बाद दा लगाना है, बोथ, ठीक, के बाद दा लगाना है। बोथ दी सिस्टर्स आर मैरिड, ठीक है, हम क्या करते हैं, द बोथ सिस्टर्स आर मैरिड, नहीं, बोथ द सिस्टर्स आर मैरिड, यूं करें। मौसीकी के आलात के साथ, ठीक है, द पियानो, ठीक है। इसके अलावा जब साउथ पोल की बात हो दा लगाएं, स्काई के साथ दा लगाएं, अर्थ के साथ दा लगाएं, सैनमा और थिएटर के साथ दा लगाएं। ये बता दिया आपको को रिलेशनल पेयर। को रिलेशनल पेयर में क्या है जी, कुछ पेयर्स हैं इस तरह, सो दैट, मे, कैन। जब आपने सो और दैट, सो या दैट का जिक्र कर दिया, तो फिक्रे का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें आप मे और कैन का इस्तेमाल करें। कैसे? सम पीपल वॉच फिल्म्स इन रमजान सो दैट, ताकि जब सो दैट का जिक्र हो जाए सेंटेंस में, तो आप लिखें दे मे किल टाइम, ताकि वो अपना वक्त गुजार सके। ठीक है, इंग्लिश में जो किल है वक्त के साथ, तो इतना मतलब नेगेटिव नहीं है, तो मे किल द टाइम मतलब अपना टाइम फजूल जाया कर सकें, वक्त गुजार सकें एक्चुअल में। तो सम पीपल वॉच फिल्म्स इन रमजान सो दैट, सो दैट के बाद आप यू ना मतलब विल शेल वगैरह का यूज ना करें, मे कैन का करें, मे या कैन का यूज करें। इनडेफिनेट वैसे ना बना दें, सो दैट दे किल देयर टाइम, यू ना करें, मे का यूज करें। आल्दो के साथ ही ऐड करें, जब एक से आप एक क्लॉज में आल्दो आ जाए, तो सेकंड क्लॉज में आप, ठीक है, बट का यूज नहीं करें, येट का यूज करें। ठीक है, वैसे बट का भी कर लेते हैं, ना करो चाहे, आल्दो ही वॉज इंजर्ड ही वॉज नॉट क्राइंग, यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, येट का करेंगे तो और भी ठीक है। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है बट या येट का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे तो लिखने में पढ़ने में गलती हुई है। आल्दो ही वॉज इंजर्ड ही वॉज नॉट क्राइंग, तो आप ना बट का यूज करें ना येट का यूज करें। ये अगेन इस तरह दिलचस्प है, टू एंड टू मेक फोर, अक्सर आ जाता है, टू एंड टू मेक्स फोर। अब जब ये बात करते हैं ना, टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक्स फोर, अब ये जहां पर तो ना कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि एक दो जगह मैंने कुछ रूल पढ़ा है कि ये टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक्स फोर। अब ये जो एंड का दरमियान में है ना, ये एंड कंजंक्शन डाले, तो टू एंड टू, ये एंड जमा के लिए भी यूज होती है, जरब के लिए भी यूज होती है। आपने जरब करना है तो भी एंड लगाते हैं, जमा करने तो भी एंड लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो दोनों सूरतों में अगर ये, वो मैं बताता हूँ किसके साथ ऐसे इसका इजाफा करना है, किसके साथ नहीं करना। ठीक है, दोनों राइट हैं, एक रूल के तहत ही दोनों राइट हैं। ठीक है, किसके साथ? फोर एंड टू मेक्स एट, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जमा किया है कि जरब किया है? जरब किया ना, चार को दो से जरब दें तो आठ बन जाता है, तो ये राइट है। फोर एंड टू मेक सिक्स, अब क्या किया है, चार और दो छह होते हैं, तो ये जमा किया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, रूल क्या बना, कि अगर आपने जरब करनी है तो ऐसी है इसका इजाफा करें, और अगर आपने जमा करना है तो ऐसी है इसका इजाफा ना करें। ठीक है, तो बस ये है पॉइंट, बाकी एक दो एग्जांपल हैं। फोर एंड टू, अगर आ जाए फोर एंड टू मेक्स सिक्स, तो ये गलत हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ये भी मैंने एग्जांपल दिए हैं। कंडीशनल सेंटेंस, चार तरह के कंडीशनल होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। जीरो कंडीशनल एक जनरल मीनिंग है, नेचुरल है, फिनोमेना है। ठीक है, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो सामने वाला भी मारेगा ना थप्पड़, अगर जानदार होगा तो, या एटलीस्ट दिल में तो सोचेगा ना कि भाई अब मारना इसको, दिल तो बड़ा कर रहा है, ताकत होती तो मारता। तो ये जीरो कंडीशनल है। हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, वो सेम होता है। क्या है वो, कौन सी, क्या कहना चाहिए, जो एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं। ठीक है, जहन से निकल गया, मेरा रूल है जो फिजिक्स का। इस तरह, इफ यू थ्रो बॉल इन द एयर, अगर हवा में बॉल फेंकोगे, इट कम्स बैक डाउन, नीचे आएगी, तो ऑलवेज ट्रू है। तो इसमें क्या होता है, ये जीरो कंडीशनल है। एक तरफ आपने प्रेजेंट डेफिनेट यूज किया, दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। अच्छा, सेकंड वन कंडीशनल क्या होगा, डे टू डे कंडीशंस हैं, रोजमर्रा के मामला हैं, रोज तरह की बातें हैं। आई शैल कम इफ ही कम्स, बस इसमें करना क्या, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट एक तरफ यूज करना है, दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। आई शैल कम इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा। इफ, अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ आई सी हिम आई विल कॉल यू,
अगर इफ शुरू में यूज करें तो कोमा लगाएं, ये भी जरूरी है। ठीक है, इफ आई सी यू आई विल कॉल यू, अगर मैं तुम्हें देखता, अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा, ये भी है। उर्दू में दोनों को फ्यूचर यूज करना है। आई शैल कम इफ ही कम्स, अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा, इसको यूं कहना आपने, अगर वो आएगा तो मैं आऊंगा। इफ आई शैल कम इफ ही कम्स। नेक्स्ट है जी सेकंड कंडीशनल, टू कंडीशनल। ठीक है जी। अनलाइकली, इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं अनलाइकली, जो हो नहीं सकती। आप जनाब कहोगे मैं जनाब बादशाह होता, ठीक है, ये कुछ इस तरह का कुछ भी कह दो। ठीक है, अनलाइकली इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, या और क्या हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट और वुड इसकी, इसका स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें और वुड का यूज करें। इफ आई मेट हिम आई वुड टेक हिम फॉर अ डिनर, आई वुड टेक हिम। अब वक्त गुजर गया, ठीक है, अक्सर आप सोच रहे हो तो यार अगर उसने मुझे ये कहा था मैं उसको ये कहता, वक्त तो गुजर गया। इफ आई मेट हिम, अगर मैं उससे मिलता, अगर मैं उससे मिलता तो मैं उसको लाजमी डिनर के लिए ले आता। तो जब आप पास्ट में डेफिनेट यूज करेंगे तो इधर वुड का इस्तेमाल करें। इफ आई वेंट टू लंदन, अगर मैं लंदन जाता, आई वुड विजिट माई अंकल, तो मैं लाजमी अपने अंकल को मिलता। आई वेंट, इफ आई वेंट टू लंदन, ठीक है जी, तो मैं अगर लंदन जाता तो अपने अंकल से मिलता। थर्ड क्या है, कंडीशनल विशफुल सेंटेंस। अच्छा, उधर मैं किंग वाली एग्जांपल दे गया था, जबकि यहाँ पे फिट आती है, इसमें एक विश है। वहां पर एक ऐसी कंडीशन है कि आप माजी में जा नहीं सकते लेकिन ख्वाहिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि अगर होता ऐसा होता। ठीक है, थर्ड में एक वाजे एक विश है। ठीक है, वो कैसे, और उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, पास्ट परफेक्ट से और वुड हैव से। ठीक है, कैसे, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। ठीक है, ये एक ख्वाहिश है। और वो क्या है, पीछे जो जो सेकंड कंडीशनल है याद रखें, वो एक इम्पॉसिबल पास्ट है। अगर मैं उससे मिलता, यानी कि एक इवेंट हुआ था और वो इवेंट गुजर गया। लेकिन यहां पर क्या है, विश है, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। इफ वी हैड सीन हिम वी वुड हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर होगी बात। चले एक स्लाइड रह गई है, वो देख लेते हैं। नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या लगाना है, मिंट भी एक रह गया। नो सूनर के साथ देन लगाएं, THAN, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पास पेपर का। नो सूनर डिड शी सी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सूनर हैड ही, जब आप नो सूनर का यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएं। नो सूनर डिड शी, डिड को देखो शी से पहले लगा रहे हैं, और यहाँ पर देन का भी यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, उसमें क्या करना, नॉट ओनली यूज किया आपने, नॉट ओनली के बाद आपने फिर सब्जेक्ट और वो वर्ब को उसी तरह लेके चलेंगे तो गलत होगा। आप कहें नॉट ओनली डज ही लाइक हर। अब नॉट ओनली का यूज क्या, देखो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आ रहे हैं, ये कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू मैरी हर, ये करेक्ट है। चलें जी,